नमस्कार दोस्तों। फिज़िक्स का पेपर अब हो चुका है। अब केमिस्ट्री को फोड़ते हैं। चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टिप वो है फिज़िक्स को भूल जाओ। भाई साहब बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे मुझे मैसेज कर रहे हैं, सर फिज़िक्स का पेपर बोर गया, अच्छा नहीं गया। यार कभी यही जो है इस बात का पतंगड़ बनाओगे तो अच्छा केमिस्ट्री का पेपर भी नहीं जाएगा। इसीलिए सबसे पहले फ़िज़िक्स को भूल जाओ। जो हुआ वो हो गया, क्योंकि आप अब बदल नहीं सकते। इसीलिए आप केमिस्ट्री पर ध्यान दो। अब सबसे पहले भाई साहब 4 कैटेगरी में मैंने स्टूडेंट को यहाँ पे बांट दिया है। जिनके 9 चैप्टर हुए, जिनके 5 चैप्टर, जिनके 2 0, इस तरह से। ठीक है, क्यों बांटा है इसका कारण मैं हर बार बताता हूँ भाई साहब, क्योंकि हर किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ इसीलिए। तो चलिए अब सबसे पहले जिनके 9+ चैप्टर हुए भाई साहब, जिनके 5 या फिर 2 हुए वो आगे स्किप करके ले जा सकते वीडियो को, मैंने उनके बारे में आगे बताया है। तो सबसे पहले जिनके 9 चैप्टर हुए, तो भाई मेरे जिनके सबसे पहले 9 या फिर उससे ज़्यादा चैप्टर हुए हैं, सबसे पहले तो नए चैप्टर को मत करो। आप बोलेंगे भाई साहब नए चैप्टर को क्यों मत करें? तो भाई इसका कारण भी जान लो। मैं हर बार कहता हूँ नए चैप्टर को मत करो जिनके 9 से 10 चैप्टर हुए। इसका कारण मैं हर बार ऐसे ही बताता हूँ। कभी लेट सपोज आपके 9 चैप्टर हुए, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चुकी है आपकी, तो टोटल यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जनाब आपको जो है यहाँ पे 60+ मार्क्स, मतलब देख लो भाई मेरे यहाँ पे जो है 38 + 23 का भी आपने किए तो वो 60+ हो रहे हैं। एंड जो कॉलेज से मिलेंगे वो 30, मतलब करीब करीब आप मान सकते हो 80+ तो आपको मिल सकते हैं अभी। इसीलिए मैं बोल रहा। अब आप बोलोगे भैया कभी इन चैप्टर में से मतलब क्या करें ऐसा, तो भाई मैं यही कहना चाहता हूँ 9 चैप्टर हुए, कभी आपको 90% मार्क्स मिल रहे हैं, सॉरी 80% से ज़्यादा, तो भाई आपको ये जो 9 चैप्टर है इस तरीके से करने पड़ेंगे कि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ ले वो आपको झट से आ जाए। मतलब इस तरीके से करना है। अब मुझे बोलो भाई साहब कि कभी आप नया टॉपिक करोगे, नया चैप्टर करोगे, तो इससे होगा क्या? ऐसा तो नहीं है भाई साहब कि आपने 9 के 9 चैप्टर अच्छे से तरीके से, मतलब बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिए। कुछ ना कुछ तो वीक होगा ही, तो वही वीक आपको जो है स्ट्रॉन्ग कर ले। अब समझा उसका रीज़न? ओ यही बोल रहा था भाई साहब मैं। इससे होगा क्या कि जो आपके न्यूमेरिकल थे प्लस आपका जो यहाँ पे डेरिवेटिव थे वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि आपको तो नया करना है। नया समझने में यहाँ पे टाइम लगता है। टाइम लगेगा तो ऐसा होगा कि भाई साहब वो कॉन्सेप्ट आपको समझे भी ना, इसके कारण आपकी जो वीक टॉपिक थे इन 9 चैप्टर में से वो हुई ना, टाइम ही ना मिले। इसलिए मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई साहब 9 चैप्टर को या बाकी के चैप्टर को मत करो भाई साहब, अच्छे मार्क्स आप अभी भी स्कोर कर पाओगे। तो क्या करना है सर? तो भाई साहब जो हुआ है उसको रिवाइज कर लो। मैं हर बार कहता हूँ रिवीजन करते रहो 9 चैप्टर्स के, जितने भी हुए 9 से ज़्यादा या फिर कितना भी। अब कैसे रिवीजन करना है मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया था, बट फिर से बताता हूँ भाई साहब। आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेनी है एंड नोटबुक में जो कुछ भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, सपोज दैट आपका कोई भी फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, कोई भी, सपोज दैट में आपका जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसको ले लेता हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन के चैप्टर को। तो जनाब आपने जो कुछ भी सॉल्यूशंस में पढ़ा था उन टॉपिक को लिख लेना है। एंड उन टॉपिक में क्या क्या आपने पढ़ा था आपकी भाषा में, वो मराठी हो सकती है, हिंदी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, उसको लिख लेना। इससे होगा यह कि आपका टाइम सेव होगा। कभी आप भाई साहब यहाँ पे वन शॉट देखने बैठोगे तो एक तो ऐसा होगा कि आपका टाइम बहुत जाएगा, बट ऐसा कभी आप करोगे तो आपको विदिन आधे घंटे में भी आपकी रिवीजन हो जाएगी। प्लस आपका जो ब्रेन है भाई साहब ज़्यादा से ज़्यादा चल पाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद करना है जब आप लिखोगे तब, ठीक है। एंड सुनो, जब आप ऐसा करोगे तो ऐसा तो नहीं है भाई साहब कि सपोज दैट आप सॉल्यूशन का चैप्टर कर रहे हो तो आपको सभी के सभी कॉन्सेप्ट याद आए। यही तो पॉइंट है। जो पॉइंट आपको याद नहीं आ रहा या फिर अच्छे से नहीं आ रहा, उसको फिर से बुक में जाओ पढ़ लो कि भाई साहब वो टॉपिक कौन सा था, उसमें क्या क्या था, या फिर यूट्यूब पे देख लो कि भाई साहब उसमें क्या क्या था। मतलब जो वीक टॉपिक है उसको स्ट्रॉन्ग कर लो। ये है सेकंड इसका फ़ायदा। और मैंने पहला बताया था कि टाइम आपका सेव होगा इस तरीके से। दूसरी बात और तीसरी बात यह है कि आप जो मतलब बोलते हैं ना हमके रट्टा भाषा में, ठीक है, वो भाषा में आप नहीं करोगे, क्योंकि आप यहाँ पे मराठी, हिंदी या फिर अंग्रेजी के भाषा में आप कर रहे हो, ठीक है। इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आप डेफिनेशन रटो मत, ऐसा आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। मतलब आपके पॉइंट आप अपनी भाषा में लिख पाएंगे, मतलब आपकी भाषा से आप इंग्लिश में ले पाएंगे, ठीक है, आपको ईजी लगेगा ये।
और दूसरी बात मेरे भाई, न्यूमेरिकल को कर लो। न्यूमेरिकल में भी मैंने फिजिक्स में बताया था। अरे भाई साहब, केमिस्ट्री में तो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री में ही आपको पढ़ना है। जो आपके फर्स्ट यह जो 6 चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में, इसमें ही आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। तो सर न्यूमेरिकल कहाँ से करें? अरे मेरे भाई, किसी से नहीं करना है भाई साहब। आपने सिर्फ और सिर्फ आपके बुक में से ही क्वेश्चन कर लिए तो भाई बहुत हो जाएगा। सर न्यूमेरिकल नहीं आते क्या करें? अरे भाई साहब, न्यूमेरिकल नहीं आते, कुछ नहीं करना है आपको। न्यूमेरिकल से डर इसी कारण लगता है क्योंकि आप क्वेश्चन को ही नहीं समझते। सबसे पहले आपको क्या करना होता है भाई साहब, जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, आप सबसे पहले देखो कि क्या आपको पूछा गया, क्या आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। ठीक है, टिप नंबर 1, ठीक है, कि क्या पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है। अब सेकंड टिप क्या करना है, आपको उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है क्वेश्चन समझकर कि भाई साहब इसमें क्या पूछा है और इसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। एंड थर्ड टिप मतलब क्या कि भाई साहब उसमें जो है आपको कैलकुलेशन करना है। अब कैलकुलेशन नहीं आती तो भाई साहब फिर तो बहुत ही गंदी हालत है आपकी। ठीक है, तो इन टिप के अनुसार आप जो है जनाब बहुत अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल को कर पाएंगे। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, एक दिन है आपके पास न्यूमेरिकल को यहाँ पे फिज़िकल केमिस्ट्री के आपको क्या करना है भाई साहब, जब कभी आप जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो उस समय एक बात ध्यान रखो, आपको फार्मूला नहीं आया तो भाई साहब बहुत दिक्कत में आएंगे। मतलब फार्मूला नहीं आया तो भाई साहब वो न्यूमेरिकल आएगा नहीं। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि फॉर्मूले को रटो मत। रटने से एग्ज़ाम में भूल जाओगे, एक तो आपको रट्टा मारने से वो याद भी नहीं रहेगा। इससे अच्छा यही है कि भाई साहब वो जो फार्मूला था उसको डिराइव करो कि ये फार्मूला जो है वो कैसे आया। जब आप ये करोगे तो आपका डेरिवेशन भी पक्का हो जाएगा, प्लस आपको फॉर्मूले को रटने का काम नहीं पड़ेगा और ये जो है आपके एग्ज़ाम तक आपको याद रहेगा। ये है इसका फ़ायदा, समझ रहे हो? ठीक है, अब मेरे भाई और बहन जो कुछ भी हो, ठीक है, तो आपने कभी लेट सपोज आपने 16 के 16 भी चैप्टर पढ़े हैं, कौन सा भी चैप्टर पढ़े हुए, तो भाई फिज़िकल में आपको क्या पढ़ना है, फिज़िकल केमिस्ट्री में आपको डेफिनेशंस पढ़ने हैं। जो थ्योरी है, थ्योरी पता है ना आपको क्या होता है, तो उस थ्योरी को पढ़ना है, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन को करके जाना है कि भाई साहब डेफिनेशन क्या होती है उस टॉपिक की, उसके बाद उसमें एप्लीकेशन क्या होता है उसको करके जाना है। एंड न्यूमेरिकल को मैंने बताया था कैसे करना है। ठीक है, ये फिजिकल केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन प्लस मैकेनिज्म कि भाई साहब ये जो रिएक्शन है कौन कौन सी होती है एंड इसमें मैकेनिज्म क्या चलता है, इसको आपको इनऑर्गेनिक में कर लेना है। ठीक है, समझा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको नॉमेनक्लेचर, नामकरण, रिएक्शन का नेम, कौन सा नेम है, उसका मैकेनिज्म, कैसी चलती है प्रोसेस, एंड डिस्टिंग्विश मतलब उन दोनों का डिफरेंस, ये कर लेना है। ठीक है, अच्छा हो जाएगा। उसके बाद अलाइड केमिस्ट्री, उसमें तो भाई साहब एप्लीकेशन ही पढ़ना है आपको। ठीक है, क्योंकि उसमें तो ज़्यादातर थेरोटिकल पार्ट है, तो आपको जस्ट आपको जो है रट्टा मार के ही पढ़ना पड़ेगा। मतलब समझ के रट्टा मारो, रट्टा मत मारो, समझो एंड क्या है आपकी भाषा में उसको डिलीवर करो, दैट्स इट। अब देखो भाई 5 चैप्टर जिनके हुए, अब सबसे पहले तो मैं जैसे बोलता हूँ यार कि नए चैप्टर मत करो, बट अब ये तो भाई साहब कम चैप्टर है तो क्या करे कि नहीं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके मतलब कर भी सकते हो, बट मैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको दिखाना भी चाहूँगा कि इन 5 चैप्टर का कभी सपोज दैट आपके फिजिकल केमिस्ट्री में ही सिर्फ 5 चैप्टर हुए हैं, मैं मान के चलता हूँ। ज़्यादा हुएगा तो बहुत अच्छी बात है, बट 5 ही हुए तो भाई साहब इसका जो टोटल होगा वो करीब 30+ मार्क्स होगा। और 30+ मार्क्स आपको मतलब 30 मार्क्स तो आपके स्कूल से मिल जाएंगे, सॉरी कॉलेज से, मतलब 60+ मार्क्स आपको मिल सकते हैं इवन 5 चैप्टर करके भी। मतलब आपका जो जेईई नीट या फिर जो सीईटी एग्ज़ाम होता है उसमें आप क्वालिफाई हो सकते हो। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि ये 5 चैप्टर अच्छे से कर लिए, बहुत अच्छे से, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बट आपको लगता है कि नहीं सर मेरे से होगा, ठीक है, मेरा अच्छे हो चुके, सभी चैप्टर अच्छे हो चुके हैं, तो एक बार देख लो कि अच्छे हुए हैं या नहीं, कौन सा टॉपिक वीक तो नहीं है। कभी बहुत सारे टॉपिक वीक हो गए, मुझे पता है यार, ये जो 5 चैप्टर हुए ना, मतलब जिन स्टूडेंट के 5 चैप्टर हुए, ये बहुत मतलब
क्या बोलते हैं हम, बहुत मेहनत से इन्हें किए हैं, ठीक है। इन्होंने किए हैं 5 के 5 चैप्टर, मतलब इनको बहुत मेहनत लगी कैसे वैसे करके, मतलब ढकेल ढकेल के यहाँ पे जो है इन्होंने ये 5 चैप्टर किए हैं। तो इसलिए मैं यार इनको यही बोलूँगा कि ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, ज़्यादा चैप्टर मत करो कि अब मैं वन शॉट देख लूँगा 6 चैप्टर कर लूँगा, ये बहुत बड़ा दोगलापन है, मतलब बकवास है, ठीक है। अब करना ही है, कभी आपको लगता है भाई कर लिए सर मैंने बहुत अच्छी से, तो भाई मैं तो बोलूँगा आप अप्लाइड केमिस्ट्री में जो है, तो अप्लाइड केमिस्ट्री के जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री एंड ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री, ये जो 2 चैप्टर है, 2 चैप्टर, इन 2 चैप्टर को आप कर सकते हो। ये विदिन 2 घंटे में हो जाएगी, प्लस 1 घंटे में रिवीजन, मतलब 3 घंटे में आपका जो है ये हो सकता है, होगा तो भाई कर लो। मैं तो यही बोलूँगा कि भाई 5 चैप्टर है, अच्छी तरीके से वही उसी पे ध्यान दो ज़्यादातर, ठीक है सर। ये तो आपने समझा दिया, तो अब क्या करना है भाई, आपके जो 5 चैप्टर हुए तो उसमें से बेसिकली आपने फिजिकली कवर किया होगा, ये तो मुझे पता है, ठीक है, फिजिकली आपने कवर किया होगा। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा भाई, फिजिकली आपका कभी कवर हुआ है तो आपको रिवीजन तो करना ही। वो जो 5 चैप्टर मैंने बताया था रिवीजन कैसे करना है, आपको कुछ नहीं करना भाई साहब, ये जो आपका नोटबुक होता है उस नोटबुक में कोई भी चैप्टर हो, सपोज दैट मैंने बताया सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में के चैप्टर में कौन से टॉपिक थे, उस टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखो आपके नेटिव लैंग्वेज में, मतलब मराठी, हिंदी, जो कुछ भी उसमें। इससे होगा क्या, मैंने बताया था कि आपको जो चैप्टर्स थे वो याद आने लगेंगे, ठीक है। दूसरी बात तो आपका टाइम सेव होगा कि मतलब ये कभी करोगे तो बहुत मतलब आपकी भाषा में कभी लिखोगे आपकी मर्ज़ी से, तो एक आप बोल सकते हो कि आप बहुत अच्छी, मतलब कम समय में यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो क्लियर कर पाएंगे। तीसरी बात यह है कि ऐसा तो नहीं है भाई साहब कि आप सपोज दैट कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो सभी के सभी आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होंगे, कुछ ना कुछ तो वीक होगा, तो इससे आपको पता भी चल जाएगा। सपोज दैट ये सॉल्यूशन का चैप्टर है तो इसमें एक हाथ कोई टॉपिक है वो हमें वीक लग रहा है, मतलब याद ही नहीं आ रहा है, तो वही आपका वीक चैप्टर है एंड उसी को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। कैसे, एक तो बुक में देख लो और खुद से यहाँ पे जो है क्लियर कर लो क्या क्या होता है उसमें, मैकेनिज्म क्या है उसका, या फिर यहाँ पे यूट्यूब पर जाके देख लो कि वो क्या होता है। इस तरीके से आपका वीक का स्ट्रॉन्ग हो जाएगा वो चैप्टर, ठीक है। इस तरीके से करना है। मैंने न्यूमेरिकल के बारे में बताया था कि न्यूमेरिकल में यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ी टिप क्या होती है, तो न्यूमेरिकल में सबसे बड़ी टिप यही होती है कि भाई साहब आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ते तो क्वेश्चन में क्या पूछा है उसकी डिमांड जानो कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसके बाद सही फार्मूला लगाओ कि इसमें फार्मूला, कभी कभी क्वेश्चन जो है ना बहुत टेढ़े आ जाते हैं, बट इस बार ऐसे तो नहीं आएंगे, बहुत इजी तरीके से आपको बताया जाएगा कि डायरेक्ट आप फार्मूला लगा सकते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा क्या, बहुत बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो बट देखो कि क्या क्वेश्चन में पूछा है, उसके बाद फार्मूला कौन सा लगता है उसमें वो अप्लाई करो, एंड थर्ड थिंग उसका सॉल्यूशन, ठीक है, उसका जो सॉल्यूशन है या फिर हम बोल सकते हैं जो कैलकुलेशन आप करोगे उस कैलकुलेशन के पार्ट को आपको अच्छे से कर लेना है। कभी कभी जो होता है ना आपको यहाँ पे कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, तो उस कैलकुलेशन में दिक्कत मत आने दो, या फिर यूट्यूब पे देख सकते हो कि इजी से इजी कैलकुलेशन कैसे करें, टाइम भरपूर है आपके पास, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कैलकुलेशन आराम से करो, ज़्यादा घाई में करोगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो ये बात जान लो। घर में ही आपको न्यूमेरिकल कहाँ से करने हैं, तो भाई मैं तो यही सजेस्ट करूँगा बुक में से जो न्यूमेरिकल है उसको कर लो, एक्सरसाइज में कर लो, या फिर क्वेश्चन बैंक में आपके पास टाइम है तो तभी कर लेना, नहीं तो बस बुक में से कभी कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब जिनके 5 चैप्टर हुए, ठीक है, या फिर 10 चैप्टर हुए, मतलब इनऑर्गेनिक भी कवर हुआ है थोड़ा बहुत, तो मैं इनको यही कहना चाहूँगा कि भाई आपका फिजिकल तो कवर हुआ है, तो उसमें आपको डेफिनेशन कर लेना कि डेफिनेशन क्या क्या होती है उसकी। उसके बाद उस थ्योरी मतलब क्या कि सपोज दैट एक हाथ कोई टॉपिक है उसमें उसकी डेफिनेशन दी जाती है एंड उसका जो मैकेनिज्म है, मतलब क्या क्या होता है इस प्रोसेस में, वो आपको कर लेना है। प्लस मैंने बताया ना न्यूमेरिकल डेरिवेशन, मतलब मैंने बताया था कि भाई साहब जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो उस फॉर्मूले को आपको डिराइव करना है, रटना नहीं है, समझना है कि ये फार्मूला कैसे आया था, इससे आपका डेरिवेशन भी पक्का हो जाएगा एंड प्लस आपको जो फार्मूला है वो रटने के लिए मतलब यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपको न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन भी कर लेना है एंड डेफिनेशन एंड उसकी मैकेनिज्म। उसके बाद जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन प्लस मैकेनिज्म, मतलब रिएक्शन कौन कौन से होते हैं उसके टाइप्स, ठीक है, एंड उसके बाद जो है उसका मैकेनिज्म, मतलब क्या क्या होता है उस प्रोसेस में, ये आपको लिख लेना है इन द सेंस क्या कि आपको रिवाइज कर लेना है, ओके। एंड ध्यान में रखो कि भाई यहाँ पे जो है आपके जो वीक टॉपिक है उन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है,
एक ही दिन है, एक ही दिन में आपको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। अब जिनके 2 चैप्टर हुए, मोस्ट ऑफ देम स्टूडेंट के मतलब यही हाल के जिनके 2 या फिर 2 से 3 चैप्टर हुए, तो मैं इनके लिए यही कहना चाहूँगा कि आप 1 से 2 चैप्टर अभी भी कर सकते हो। बट मुझे पता है कि ये 2 चैप्टर भी आपने बहुत मेहनत से की, इसमें ही बहुत से बैकलॉग है, मतलब आता ही नहीं है। इसलिए मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि 4-5 चैप्टर कर लो, बिल्कुल नहीं, 1 या फिर 2 या फिर आपको जितना जमेगा उतना, ठीक है। बट मैं तो सजेस्ट करूँगा यही। अब जैसे कि आपके कभी 2 चैप्टर मतलब सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन आपने करके रखा है, मतलब 10 मार्क तो आपके फिक्स हो गए यहाँ से, ठीक है। तो आपको 2 और चैप्टर करना है, या फिर एक भी बोलूँगा मैं तो एक कौन सा भी कर लो, या फिर एक तो इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री, एक तो ग्रीन केमिस्ट्री या नैनो केमिस्ट्री। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको जो मतलब प्रोसेस है या फिर क्या क्या होता है बस उसको ही कर लेना है, ठीक है। वो भी कर लिए तो आपको 4 और 4 8 मार्क्स मिल सकते हैं। मैं तो बोलूँगा भाई एक भी चैप्टर आपने कर लिया, ठीक है, तो 4 मार्क यहाँ से, 11 मार्क यहाँ से, मतलब 15 मार्क्स तो आप यहाँ से स्कोर कर लोगे, ठीक है, 15 मार्क। बट ध्यान रखो कि ये आपका बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर्स होने चाहिए, ठीक है। प्लस यहाँ पे जो आपके स्कूल है कॉलेज है, उससे 30 मार्क्स मिल जाएंगे। एंड कभी यहाँ पे थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल या फिर न्यूमेरिकल नहीं, जो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन होता है या फिर 1-2 मार्क का क्वेश्चन होता है इजी, उसमें भी कभी आ गया तो ओवरऑल आप यहाँ पे अभी भी 45 प्लस स्कोर कर सकते हैं, ऐसा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक भी चैप्टर कर लिया ना नया तो कोई इश्यू वाली बात नहीं होगी। अब कैसे मैनेज करना है मैं बताना चाहूँगा कि अब सपोज दैट आप कभी एक चैप्टर कर रहे हो तो उस एक चैप्टर को, ये जो 2 चैप्टर में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये 1-1 घंटे में हो जाते। तो सपोज दैट लेट सपोज आपने कभी एक ही चैप्टर किया तो एक घंटे में एक लेक्चर देखो, 1 घंटे में रिवाइज कर लो, मतलब 2 घंटे में इस चैप्टर को निपटा दो। एंड बाकी 10 घंटे आपका पढ़ाई करनी है, इसमें से 2 घंटे यूज़ हो गए। अब रहे 8 घंटे, इस 8 घंटे में आपके जो 2 चैप्टर है उसको रिवाइज कर लो, या फिर जो वीक कॉन्सेप्ट है उसको फिर से आपको यूट्यूब पे देख के या फिर आपके सर को पूछ के कर लेना है। या फिर आप कभी 2 चैप्टर कर रहे हो तो आपको क्या करना है, 2 घंटे यहाँ पे लेक्चर देखने हैं, 2 घंटे रिवीजन करनी है, ठीक है। इस तरह से अब रहे 6 घंटे, तो 6 घंटे में आपको जो वीक टॉपिक आपके 2 चैप्टर आपने किए थे उसमें कर लेने हैं यूटिलाइज, ठीक है, टाइम इस तरह से। अब ऐसा नहीं है कि भाई मैं इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री या फिर ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री मतलब अप्लाई केमिस्ट्री का ही पार्ट बोल रहा हूँ, आप कौन सा भी कर सकते हो। बट मैं मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे थोड़े ईजी है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑर्गेनिक तो 11th में आपका वीक है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। जो जेई नीट कर रहे हैं तो भाई साहब उनके लिए कोई इशू वाली बात नहीं है, उनको भी इशू आता है ऑर्गेनिक में, बट ठीक है यार, कोई इशू वाली बात नहीं है। कभी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप तो ऑर्गेनिक के बिना भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अब जैसे कि मैंने बताया था जिनके 2 चैप्टर हुए डेफिनेटली उनका फिजिकल केमिस्ट्री का ही पार्ट हुआ होगा, तो उसमें कुछ नहीं भाई, रिवीजन कर लेना है। रिवीजन मतलब मैंने बोला था, फिर से एक और बार बताता हूँ, आपको आपके नोटबुक में जो कुछ भी चैप्टर्स होते हैं उनको लिख लेना है। एंड उसमें जो टॉपिक्स होते हैं, सपोज दैट आपका सॉल्यूशन का चैप्टर है, उसमें जो कुछ भी टॉपिक थे उसमें आपने क्या क्या पढ़ा आपकी भाषा में लिख लेने, इससे आपका टाइम भी सेव होगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई साहब आपने सपोज दैट सॉल्यूशन टॉपिक पढ़ा तो आपको सभी के सभी टॉपिक आएगा, रेयर केस में आ सकता है, बट आपको कोई ना कोई दिक्कत आएगी। तो जब भी दिक्कत आएगी उस टॉपिक को आप तो एक तो बुक में देख लेना है कि उसमें क्या क्या था, एक तो यूट्यूब पे क्लियर कर लेना है, इससे आपका वीक टॉपिक जो है स्ट्रांग हो जाएगा। एंड दूसरी बात कि आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। अब दूसरी बात मैंने बोली थी न्यूमेरिकल में, तो न्यूमेरिकल में एक बात ज़रूर ध्यान रख लो कि न्यूमेरिकल में जो फार्मूला होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फार्मूला के बिना आपको न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो फार्मूला कैसा करना है, फार्मूले को रटना नहीं है। फार्मूले भले ही कम हो, मुझे पता है आप कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से तो यार डिराइव करके ही कर लो। इससे होगा क्या कि आपको मतलब आप जब रट्टा मारते हो तो भूल जाते हो, बट आप जब डिराइव करके मतलब ये कैसे आया ये करके करते हो तो इससे आपका जो डेरिवेशन है वो भी पक्का हो जाएगा, प्लस फार्मूला भी पक्का हो जाएगा। एंड फार्मूला पक्का हो जाएगा तो आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। अब इसमें भी अब ऐसे भी है यार कि आपको कॉन्सेप्ट भी पक्की होनी चाहिए डेरिवेशन के लिए, वो अगली बात है, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं, आप कर लोगे। एंड दूसरी बात कि आईएमपी पर डिपेंड नहीं रहो। बहुत से स्टूडेंट जिनके 2 या फिर 0 चैप्टर हुए वो इस पर ही डिपेंड रहते हैं। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि उस पर डिपेंड मत रहो, कि ऐसा नहीं है कि भाई मैं उसके अपोज में हूँ, नहीं। बट आपको पास करके क्या करोगे, आपको पास होना है तो भाई कर लो, बट आपका ये नुकसान है क्योंकि देखा जाए तो यार आप एक तो साल भर में आपने कुछ तो किया नहीं यार, अब क्या उखाड़ लोगे आप, तो ये बात है ना यार। तो आप कितना रट लोगे, रट के कितना रटोगे, यार नहीं आए तो क्या करें। एंड आ भी गया तो आपको एग्जाम में याद रहेगा, इसकी क्या गारंटी है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि उस पर डिपेंड मत रहो। दूसरी बात, जिनके 0 चैप्टर हुए उनके लिए भी मैं यही कहूँगा कि यार आपके जो मैंने बताया था नैनो केमिस्ट्री एंड जो पॉलीमर केमिस्ट्री है,
ठीक है। उनके जो 2 चैप्टर्स है लास्ट, वो 2 चैप्टर में से 1 चैप्टर कर लो या फिर 2 चैप्टर कर लो। होगा क्या, मैंने बताया था कभी आपने सपोज दैट 1 चैप्टर भी कर लिया, उसमें से 5 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स आपने मतलब यहाँ पे जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं या फिर 1 मार्क का ये क्वेश्चन होता है उसमें कभी आ गए, प्लस यहाँ पे 25 मार्क्स आपके कॉलेज से मिल गए, तो ऑन एन एवरेज आप पास तो हो ही जाओगे भाई, मतलब 41 मार्क्स। बाकी आप पर डिपेंड है भाई, नहीं करना तो नहीं करो, ठीक है। एंड आपको पास ही होना है तो भाई पढ़ाई क्यों ही की इसके कारण, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे डिपेंड करता है मोस्ट ऑफ देम स्टूडेंट को, ठीक है। एंड मैंने जैसे बताया कि जिसमें जो है थ्योरी को अच्छे से आपको समझ लेना है, कभी आप वो जो मैंने बताए थे वो 2 चैप्टर कभी कर लोगे तो, नहीं तो रटना नहीं है, आपके भाषा में समझ के रट सकते हो, ठीक है। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात, मतलब कि सपोज दैट आपका भी 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हुए तो डेफिनेशन, उसमें जो डेफिनेशन होता है उसका वो कर लो, उसके बाद उसमें जो मैकेनिज़्म है मतलब क्या क्या होता है उस प्रोसेस में वो कर लो, उसके बाद जो न्यूमेरिकल है डेरिवेशन है वो कर लो, ठीक है। और कब सपोज दैट आप अप्लाइड केमिस्ट्री का ही पार्ट कर रहे हो, ठीक है, अभी अलाइड हो गया मेरे से, अप्लाइड था वो, ठीक है। तो अप्लाइड केमिस्ट्री का जो पार्ट कभी आप कर रहे हो तो उसमें जो एप्लीकेशन है वो पढ़ लो, क्या क्या होता है उस प्रोसेस में, ठीक है। इस तरीके से आप ज़रूर कर सकते हो भाई। तो मैं एक लास्ट बात आपको ये बोलना चाहूँगा कि केमिस्ट्री को आपको फोड़ना है, एक दिन में भी बहुत कुछ हो सकता है, मतलब ऐसा भी नहीं कि आपके मतलब 0% सिलेबस हुआ है डायरेक्ट 90%, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। बट हाँ, कुछ कुछ सिंगल टिप्स से भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ जो आपके से मतलब आपसे मिस्टेक हो सकती थी वो आप मिस्टेक यहाँ पे रिकवर कर सकते हो। एंड एक लास्ट बात और बोनस टिप यही है कि भाई प्रेजेंटेशन अच्छा रखो, प्रेजेंटेशन बहुत गंदा रखते हो आप। बहुत से स्टूडेंट मुझे बोलते हैं सर मैंने तो पूरा लिख लिया बट मेरा तो मतलब मार्क्स से कम आया। अरे भाई अच्छा नहीं लिखोगे तो क्या, आप पैराग्राफ में, एक गंदी आदत होती है आपको पैराग्राफ में लिखने की, तो भाई पैराग्राफ में मत लिखो, क्योंकि पैराग्राफ में मोस्ट ऑफ देम जो एग्जामिनर होते हैं उनको यहाँ पे आंसर ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। बट आप जब पॉइंट में लिखते हो जैसे कि 1 2 3 4, उसमें थोड़ा बहुत ईजी हो जाता है। अब थोड़ा सा और ज्ञान फैलते हैं, ठीक है। तो एक तो भाई साहब कि कितना टाइम कितने क्वेश्चन को देना है, मैं ऑलरेडी फिजिक्स में भी बोल चुका था कितना टाइम कितने में देना है। तो सबसे पहले जो MCQ टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो भाई इसमें ज़्यादा मगजमारी मत करो, 10 मिनट्स में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपका जो ये पार्ट है 10 मिनट्स में हो जाना चाहिए। एक क्वेश्चन को 1 मिनट दो, मैं तो बोलूँगा न्यूमेरिकल को आप भले ही 5 मिनट दो, बट बाकी के जो ईजी क्वेश्चन है उसको 5 मिनट में ख़त्म कर दो। ओवरऑल यही तात्पर्य है कि 10 मिनट में MCQ को सॉल्व कर लो। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर, भाई ज़्यादा से ज़्यादा मत लिखो, एक लाइन में आंसर लिखना होता है, ज़्यादा लिखने से कोई ज़्यादा मार्क्स आपको नहीं देगा, एक लाइन में भी चल जाता है। तो इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 ही मिनट देने, एक क्वेश्चन को 1 मिनट, ठीक है। 10 और 10 20 मिनट आपको A सेक्शन को देना है। अब B सेक्शन में कभी देखा जाए तो यहाँ पे 12 क्वेश्चन आपको जो है पूछे जाते हैं, उसमें से आपको 8 अटेम्प्ट करने रहते हैं, 2 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। तो इसमें आपको क्या करना है मेरे दोस्त, सबसे पहले जान लो कि ऑप्शन में है क्वेश्चन, मतलब क्या 12 में से 8 छुड़ाने हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं कि सभी के सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, अच्छी बात है, बट एक बात जान लो भाई कि सभी के सभी क्वेश्चन तो आपको आएंगे नहीं, बहुत रेयर केस में सभी के सभी क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले उन क्वेश्चन को करो, मतलब उन 8 क्वेश्चन को करो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, जिन पर आप मतलब डैम श्योर हो कि भाई ये क्वेश्चन में मेरा आंसर सही आएगा। उन 8 को कर लो। एंड उन 8 में जो है आपको ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 मिनट ही लगना चाहिए, मतलब ओवरऑल 8 क्वेश्चन है तो आपको 40 मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तो B सेक्शन आपका 40 मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए। अब जो C सेक्शन है इसमें भी लगभग 12 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको जो है 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं। इसमें भी यही करना है, जो सबसे पहले 8 क्वेश्चन आते हैं उनको कर लो, बाद में मैं बताऊंगा वो जो बाकी के उनको क्या करना है, तो ठीक है। अब ये 3 मार्क के होते हैं तो इनमें टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तो इसमें भी ट्राई करो, इसमें भी मेरे दोस्त ट्राई करो कि एक क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट लगे, ठीक है। मतलब ओवरऑल जो 8 क्वेश्चन है उसमें 60 मिनट से, मतलब 60 मिनट या फिर उसमें से कम ज़्यादा, मतलब एक मान लो कि 1 घंटे में ये जो C सेक्शन है वो हो जाना चाहिए, ठीक है, मान लिया, ओके। अब जो लास्ट D सेक्शन है, अब D सेक्शन में क्या करना है, 5 क्वेश्चन होते हैं, 3 अटेम्प्ट करने होते हैं, 4-4 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, बड़ा क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इसमें बड़ा टाइम भी लगेगा, मतलब ध्यान में रख लो कि एटलीस्ट आपको एक क्वेश्चन को यहाँ पे
15 मिनट देने, मतलब 3 क्वेश्चन को टोटल आपको 45 मिनट्स देने ही होंगे। एंड मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि भाई क्योंकि आप कभी यहाँ पे अच्छे तरीके से कर लेते हो जो आपको आते हैं, एंड तो आपको 100% पूरे मार्क तो मिलेंगे। बट आपने कभी ऐसा किया कि आपने जो मतलब बोल सकते हैं ना जिसमें कुछ नहीं आता, आपको बहुत कम आता है, उसको कभी कर बैठे हो आप, तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा एंड आपको जो आता था वो भी आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अब ओवरऑल अब जो है हम टाइम का वेटेज निकालते हैं, ठीक है। तो देख मेरे भाई बहन जो कुछ भी है ठीक है। तो सबसे पहले ए क्वेश्चन में 10 मिनट्स, बी क्वेश्चन में 10 मिनट्स, सॉरी ए क्वेश्चन में आपको जो है मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन में जो है आपको 10 मिनट देना है, वेरी शॉर्ट आंसर में 10 मिनट देना है, ठीक है, 10 और 10 20 मिनट। अब जो सेक्शन सी है, सॉरी बी है, तो उसमें मैंने बताया था 40 मिनट्स आपको देने हैं। टोटल कितने हुए 20 + 40 60, मतलब 1 घंटा। अब सी सेक्शन को मैंने बोला था कितने मिनट देना है, लगभग 1 घंटा। कितना मिनट देना है सर, 60 मिनट, मतलब 1 घंटा, ठीक है। और यहाँ पे जो लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन थे इसमें कितना मिनट देना है, तो 45 मिनट्स, मतलब 1 घंटा जो है ए प्लस बी सेक्शन को मिलाकर एंड सी सेक्शन को मिलाकर ये 2 घंटा एंड ये 45 मिनट्स। मतलब कितने होते हैं सर, ये होते हैं लगभग 165 मिनट्स। मतलब कितने सर, 2.45 मिनट्स, मतलब 2 घंटे 45 मिनट्स होता है। सर हमको तो टाइम बहुत होता है, मतलब 3 घंटे और 30 मिनट, मतलब सर मेरे पास तो अभी भी जो है 45 मिनट यहाँ पे रहते हैं। तो भाई 45 मिनट को आपको अब यूज़ करना है। जो क्वेश्चन आपको आपने छोड़ दिए थे या फिर आपको आते नहीं थे या फिर थोड़ा बहुत आता था, कैसे जो क्वेश्चन आपको भाई सुन लो, जो आपके पास 45 मिनट थे, जो आपके पास 45 मिनट थे उसमें से 15 मिनट आपको क्वेश्चन को चेकिंग करना है कि मतलब कौन से क्वेश्चन आपके गलत हो गए थे या फिर कौन से क्वेश्चन आपके मतलब आए नहीं थे, ठीक है। उसको 15 मिनट देना है एंड रहे 30 मिनट उसमें आपको करेक्शन कर लेना है कि कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं हो गया था, उसको करेक्ट कर लो, या फिर जो क्वेश्चन रह गया था उसको करेक्ट कर लो। इस तरीके से 45 मिनट्स को यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। आई होप इसमें समझ आएगा। उसके बाद एक लास्ट टिप जो कि है मेरे दोस्त, वो है कि आपको कितने पॉइंट्स लिखने। सबसे पहले जो सेक्शन ई है, तो सेक्शन ई में एमसीक्यू में तो डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 उसमें से ये ए है तो उसमें से पहले का कितना आंसर होगा, ठीक है, तो ए है एंड उसके सामने उसका आंसर, ठीक है, इस तरीके से। बट जो वेरी शॉर्ट आंसर है उसमें ट्राई करो कि एक ही पॉइंट में, मतलब एक ही लाइन में आंसर हो जाए एंड क्वेश्चन को नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर को लिखना है, क्वेश्चन को नहीं लिखना है, इससे आपका टाइम पास होगा। अब जो बी सेक्शन है, इस बी सेक्शन में आपको 2 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ट्राई करो कि 2 से 4 पॉइंट। आप बोलोगे सर 4 पॉइंट लिखने होते हैं, हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन होता है बहुत टफ आ जाता है, बट टफ तो नहीं आएगा। बट 2 से 4 पॉइंट, मैं तो बोलूँगा भाई 4 पॉइंट लिख लो, मतलब आधा आधा करके आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ट्राई करो 4 पॉइंट लिखने की एंड बेतुकी बातें मत लो, ठीक है। कोई भी पॉइंट लोगे तो मार्क नहीं मिलेंगे, ठीक है। एंड मैं तो ये बोलूँगा कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उसको हाईलाइट करो, जिससे होगा क्या कि एग्जामिनर को भी यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर है उसको ढूंढने में आसानी होगी। इससे यह होगा कि एग्जामिनर को लगेगा यार बंदा तो अच्छा है, ठीक है, एग्जामिनर के सामने एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब सी सेक्शन में आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं, तो उसमें जो है आप ट्राई करो कि 6 पॉइंट लिखने ही है, ठीक है। 3 से 6 पॉइंट, इसमें भी 4 से 6 पॉइंट, बट ट्राई करो कि 6 पॉइंट में लिखूँगा ही। अब एक डीप लास्ट है लॉन्ग आंसर में। तो लॉन्ग आंसर में यार थोड़ा डिपेंड रहता है कंडीशन के अनुसार, जैसे कि यार उसमें बहुत कभी कभी मोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ट्राई करो कि सबसे पहले उसके डेफिनेशन लिखो, इसका मीनिंग क्या होता है वो लिख लो, ओके, उसको एग्जाम्पल के साथ लिख लो, ठीक है, इस तरीके से। एंड उसमें प्लस कुछ सब पॉइंट्स होते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके लिख लो, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। मतलब ट्राई करो कि यार ये जो होता है इसमें आप जो है डेफिनेशन, उसका मीनिंग या फिर उसके एग्जाम्पल कवर कर पाए। समझ में आई मेरी बात? ओके, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो में कुछ क्लियर हो या होगा। ओके, सॉरी कभी मेरी हिंदी यहाँ पे थोड़ी वीक है यार।